कहानी के आगाज में हमें लगभग 200,000 साल पहले का मंजर दिखाया जाता है। अब यहाँ ताओ नाम का एक शख्स दिखाया जाता है जो अपने कबीले का सरदार है। एक दिन ताओ अपने कबीले के साथ शिकार करने निकला होता है ताकि सर्दियों के लिए खाना जमा किया जा सके। थोड़ी देर चलने के बाद इन्हें दूर से जंगली भैंसों का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है। ये देखकर ताओ अपने लोगों को तैयार रहने का इशारा देता है। इसके बाद ये जमीन पर रेंगते हुए धीरे धीरे उन भैंसों के करीब पहुंचते हैं और जैसे ही मौका मिलता है तमाम शिकारी एक साथ उन पर टूट पड़ते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक एक जंगली भैंसा केड़ा जो ताऊ का बेटा था उसके पीछे लग गया। केड़ा पहली दफा शिकार पर आया होता है, इसलिए वह घबराकर भागना शुरू कर देता है, मगर भैंसा उसे पकड़कर हवा में उछाल देता है जिससे केड़ा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके बाद वह उसे अपनी सींगों में फंसाकर गहरी खाई की तरफ लेकर बढ़ने लगता है। ताऊ यह मंजर देखकर फौरन भाला फेंकता है जो सीधा उस भैंसे को जा लगता है, लेकिन घायल होने के बावजूद वह भैंसा नहीं रुकता और केड़ा को सीधा एक गहरी खाई में फेंक देता है। सीन कट होता है और अब हमें एक हफ्ता पहले का वक्त दिखाया जाता है जब कबीले के लोग शिकार की तैयारी में मशगूल होते हैं और हर कोई अपने हथियार बना रहा होता है। उस रात केड़ा की माँ ताऊ से दरख्वास्त करती है कि वह हमारे बेटे को शिकार पर साथ न लेकर जाए क्योंकि वह अभी इतना माहिर नहीं है और वह उसे इस उम्र में खतरा नहीं देना चाहती। ताऊ उसे जवाब देता है कि सर्दी करीब आ रही है और अगर वे शिकार न कर सके तो पूरा कबीला भूख से तबाह हो सकता है। अगली सुबह ताऊ अपने कबीले के साथ शिकार के सफर पर निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद ये लोग एक पत्थर के पुराने यादगारी स्मारक तक पहुंचते हैं जहां इनके बुजुर्गों की याद में निशांत बनी होती हैं। दरअसल इनके कबीले का एक रिवाज होता है कि जो बंदा शिकार में मर जाए उसके नाम का पत्थर का स्मारक बनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हुए इनकी मुलाकात एक दूसरे कबीले से होती है और वो भी शिकार के लिए निकला होता है, तो दोनों कबीले मिलकर आगे चलने का फैसला करते हैं। शाम होने तक ये सब मिलकर एक जंगली सूअर को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की जिम्मेदारी केड़ा को दी जाती है, लेकिन केड़ा ने अब तक कोई छोटा सा कीड़ा भी नहीं मारा होता, तो इतना बड़ा सूअर उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये देखकर ताऊ मायूस होता है और उसे समझाता है कि इस रवैये से वो कभी कबीले का सरबराह नहीं बन सकता। अब थोड़ी देर बाद रात होती है तो सब आग के इर्द गिर्द बैठकर खाना पकाकर खाने लगते हैं। अचानक इन्हें किसी जंगली जानवर की खतरनाक आवाज सुनाई देती है। ताऊ सबको होशियार रहने का हुक्म देता है, लेकिन तभी एक शेर उन पर हमला कर देता है और कांपा नाम के लड़के को पकड़ कर ले जाता है। सुबह होते ही कबीले वाले कांपा की याद में एक नया स्मारक बना देते हैं और फिर शिकार की तलाश में रवाना हो जाते हैं। बहुत देर सफर करने के बावजूद उन्हें कोई काबिले काम जानवर नहीं मिलता, इसलिए सब एक पत्थर की गुफा में रात गुजारने का फैसला करते हैं। वहां ताऊ अपने बेटे केड़ा के हाथ पर तारों की शक्ल का एक नक्शा बनाता है और बताता है कि अगर कभी तुम रास्ते से भटक जाओ तो इन तारों का पीछा करते हुए वापस कबीले तक पहुंच सकते हो। ये तकरीबन एक आसमानी नक्शा होता है। अगली सुबह सब दोबारा शिकार की तलाश में रवाना होते हैं। थोड़ी देर में उन्हें जंगली भैंसों का एक झुंड मिल जाता है। फिर ये सब एहतियात से उन भैंसों के करीब जाते हैं और जैसे ही मौका मिलता है एक साथ उन पर हमला कर देते हैं। कहानी फिर वापस उसी लम्हे पर लौट आती है जहां वह जंगली भैंसा केड़ा को जख्मी करके उसे गहरी खाई में फेंक देता है। कबीले वालों को ऐसे लगता है कि केड़ा नीचे खाई में गिरकर मर चुका होगा, लेकिन जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो केड़ा अभी भी एक पथरीले किनारे से लटका हुआ था, मगर उसे बचाने से पहले ही उसका हाथ फिसल जाता है और वह नीचे गहरी खाई की तरफ गिरने लगा। किस्मत से वह सीधा खाई में नहीं गिरा बल्कि पत्थरों से टकराता हुआ एक उभरी हुई चट्टान पर आ गिरा और बेहोश हो गया। ये देखकर ताऊ अपने होश खो बैठा और उसे बचाने के लिए उतरने लगा, लेकिन कबीले वालों ने उसे रोक लिया और उन्होंने ताऊ से कहा कि अगर उसे बचाने के चक्कर में आपको कुछ हो गया तो हमें कौन संभालेगा। फिर उन्होंने ताऊ को समझाया कि इतनी बुलंदी से गिरने के बाद जिंदा रहना नामुमकिन होता है और नीचे उतरना सिर्फ जिंदगी को खतरे में डालने जैसा है, मगर ताऊ ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को पुकारने लग गया। अब थोड़ी देर बाद रात हो गई, लेकिन केड़ा अभी तक होश में नहीं आया। ताऊ ने दिल पर पत्थर रखकर मान लिया कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं रहा। अगली सुबह कबीले के लोगों ने सारे गम के बावजूद केड़ा को आखिरी अलविदा कहकर वापस गाँव की तरफ रवाना हो गए। इधर कुछ घंटे बीत गए मगर केड़ा अभी तक बेहोशी में पड़ा हुआ था। इसी दौरान एक गिद्ध ने उसे मरा हुआ समझकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गिद्ध ने उसका गोश्त नोचना शुरू किया केड़ा अचानक होश में आ गया और एक झटके में गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया। खुद को चट्टान पर तन्हा देखकर केड़ा बहुत घबरा गया और जोर जोर से मदद को पुकारने लगा, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। मरना तो उसे मंजूर नहीं था, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और चट्टान की दीवार पर चढ़ाई करना शुरू कर दी। बहुत सी कोशिशों के बाद वह थोड़ा ऊपर तक आ गया, लेकिन आगे का रास्ता बंद था। फिर भी केड़ा ने हार नहीं मानी और पूरी ताकत से चट्टान से लिपटा रहा। इसी वक्त किस्मत ने साथ दिया और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश ने गड्ढे को धीरे धीरे बहते हुए दरिया में बदल दिया। ये देखकर केड़ा के जहन में एक आइडिया आया। क्योंकि उसे तैरना आता था, इसलिए उसने पानी की गहराई का अंदाजा लगाया और हिम्मत करके नीचे कूद गया, मगर पानी से टकराते ही वह फिर से बेहोश हो गया और जब उसे अगली सुबह होश आया तो वह दरिया के किनारे पड़ा हुआ था। जान तो बच गई थी, मगर उसका पैर बुरी तरह जख्मी था। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी टांग की हड्डी टूट गई थी और पूरा पैर सूज गया था। केड़ा ने हिम्मत करते हुए अपना पैर दो पत्थरों के दरमियान फंसाया और हड्डी को वापस जोड़ा और फिर एक लंबी लकड़ी की मदद से अपने पैरों को सहारा दिया और धीरे धीरे
वापस उस चट्टान के सिरे तक चढ़ गया जहाँ से वह गिरा था। वहाँ पहुंचकर जब उसने अपने नाम का स्मरक देखा तो उसका दिल टूट गया और वह जोर जोर से रोने लगा। इसी दौरान उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे जंगली भेड़िए उसकी तरफ आ रहे थे। तभी उन भेड़ियों ने उस पर हमला किया और तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ने लगे। जान बचाने के लिए केड़ा फौरन करीबी दरख्त पर चढ़ने लगा, मगर एक भेड़िया उसका पैर पकड़कर नीचे खींचने लगा। केड़ा ने जल्दी से अपना हथियार निकाला और उस पर वार किया और उसे जख्मी कर दिया। फिर वह दरख्त की ऊंची शाख पर चढ़ गया और फैसला किया कि भेड़ियों के चले जाने तक वहीं रुकेगा। अब कुछ ही देर में रात हो गई, लेकिन तमाम भेड़िए अब भी वहीं खड़े थे, इसलिए केड़ा ने मजबूरन पूरी रात दरख्त पर गुजार दी। अब अगली सुबह केड़ा ने देखा कि वो तमाम भेड़िए यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन वह जख्मी भेड़िया अब भी वहीं था। सबसे पहले केड़ा ने अपने छुरे की मदद से एक तेज धार का हथियार तैयार किया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने इस जख्मी भेड़िए को खत्म नहीं किया तो वह खुद इसका निशाना बन जाएगा। इसलिए केड़ा ने नीचे आकर उसे खत्म करने का सोचा, मगर जब उसने भेड़िए की आंखों में दर्द देखा तो उसका दिल पिघल गया और उसने उसे न मारने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे खुला छोड़ना भी ठीक नहीं था, इसलिए उसने रस्सी से मुंह बांधकर भेड़िए को कंधे पर उठाया और अपने कबीले की तरफ वापस बढ़ने लगा। पूरा दिन चलने के बाद दोनों एक छोटी सी गुफा तक पहुंच गए, जहां इन्होंने मुश्किल से रात गुजारी। और अगली सुबह केड़ा ने कुछ जड़ी बूटियां ढूंढकर पीसी और अपने जख्म पर लगा ली। इसी वक्त जब वो पानी पी रहा था, भेड़िया अपने मुंह की बंधी रस्सी खोल देता है। केड़ा पहले तो घबराता है, मगर फिर खुद को संभाल कर उसे पानी पिलाने लगता है। आगे से भेड़िया दांत दिखाता है, लेकिन केड़ा की शांति देखकर वो भी आराम से बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद केड़ा भेड़िए के जख्म पर लगे कीड़े साफ करता है और फिर जड़ी बूटी लगा देता है। शाम को उसने एक खरगोश शिकार किया, लेकिन भेड़िए ने वो खरगोश छीनने की कोशिश की, मगर केड़ा ने उसे डराकर रोक लिया और खरगोश कच्चा खाकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। ये देखकर भेड़िया चुप होकर कोने में जा बैठा। रात को केड़ा ने उस खरगोश को पकाकर बड़े मजे से खाया। उसने थोड़ा हिस्सा भेड़िए को भी दिया, जो चुपचाप पालतू कुत्ते की तरह खा लेता है। क्योंकि केड़ा जख्मी था, इसलिए दोनों कुछ दिन उसी गुफा में रुके रहे। एक रात केड़ा ने अपने हाथ पर बने टैटू देखे तो उसे घर की याद आ गई और उसने बर्फ पड़ने से पहले वापस निकलने का फैसला किया। अगली सुबह केड़ा इस गुफा से अपने कबीले की तरफ रवाना हुआ और भेड़िए को अपनी फैमिली के पास जाने को कहा, मगर भेड़िया वहां से न हिला, इसलिए केड़ा अकेला ही चल दिया। थोड़ी दूर जाकर उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जब पीछे देखा तो वो भेड़िया ही था। केड़ा ने लकड़ी फेंककर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया लकड़ी मुंह में दबाए वापस उसके पास आ गया और उसकी ये हरकत देखकर केड़ा उसे अपने साथ ले जाने लगता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगली सुअर नजर आए। ये देखते ही भेड़िया उन पर झपटता है और सुअर डरते हुए केड़ा की तरफ भाग आते हैं, लेकिन केड़ा उन्हें मार नहीं पाता और नीचे बैठ जाता है और सुअर उसके आगे से भाग जाते हैं। इसके बाद भेड़िया केड़ा से नाराज होता है, क्योंकि इस वजह से दोनों को भूखा सोना पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद सब ठीक हो गया और केड़ा ने भेड़िए का नाम अल्फा रख दिया। शाम तक अल्फा ने एक और छोटा खरगोश पकड़ लिया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। अब सोने के वक्त अल्फा केड़ा से चिपक कर सो गया ताकि दोनों को ठंड न लगे। अगले कई दिनों तक वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे और इसी अल्फा की मदद से केड़ा शिकार करना सीख गया था और इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई थी। अब ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ हफ्तों बाद सर्दी का मौसम पूरी तरह बर्फ से भर गया और हर तरफ बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई और हर तरफ से बर्फीली हवा चलने लगी। लेकिन फिर भी केड़ा और अल्फा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने घर की तरफ बढ़ते रहे। इस ठंडे मौसम में भी ये दोनों मुश्किल से शिकार ढूंढ लेते और उसे खाकर जिंदा रहते। एक दिन चलने के दौरान केड़ा के नीचे की बर्फ टूट गई और वह सीधा पानी में गिर गया। असल में यह एक छोटा सा झील था जो सर्दी की वजह से बर्फ से ढक चुका था। केड़ा ने ऊपर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। अल्फा ने सोचा कि बर्फ तोड़कर अपने दोस्त को बाहर निकाले, लेकिन अल्फा का वजन इतना ज्यादा नहीं था कि बर्फ की मोटी परत तोड़ सके। तभी केड़ा के जहन में एक आइडिया आया। उसने तुरंत एक चाकू निकालकर बर्फ को अंदर से तोड़ना शुरू किया। कई कोशिशों के बाद केड़ा ने बर्फ तोड़ ही ली और अल्फा की मदद से पानी से बाहर आ गया। फिर उसने जल्दी से कपड़े उतारे और आसपास आग जलाकर अपने आप को गर्म करने लगा। दोनों ने सारी रात वहीं गुजारी और सुबह अपने सफर को दोबारा शुरू किया। अब कुछ देर आगे जाने के बाद केड़ा की नजर एक टेंट के बाहर बैठे आदमी पर पड़ी और वह खुशी से झूम उठा, लेकिन जब पास जाकर देखा तो उसकी खुशी तुरंत खत्म हो गई, क्योंकि आदमी ठंड से मर चुका था। केड़ा ने उसके पास मौजूद तीर और धनुष ले लिया और अल्फा को साथ लेकर आगे बढ़ गया। दोनों काफी देर तक अपनी मंजिल की तरफ चलते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और मुसीबत आ गई। उनका सामना जंगली कुत्तों के एक झुंड से हुआ, जिन्होंने इन दोनों को देखते ही इन पर हमला कर दिया। इन खूंखार कुत्तों से बचने के लिए दोनों तुरंत एक गुफा में घुस गए और कुछ देर बाद दोनों ने महसूस किया कि कुत्ते वहां से चले गए हैं, इसलिए अब वे आराम से बैठ गए। उन्हें यह पता नहीं था कि गुफा एक बड़े और खतरनाक तेंदुए की है। तभी एक काला पैंथर इनके सामने आ गया और केड़ा पर हमला कर दिया। हर बार की तरह इस बार भी अल्फा बीच में आया और केड़ा को तेंदुआ से बचाने की कोशिश की, लेकिन तेंदुआ बहुत बड़ा और अल्फा के लिए भारी था। अब वो तेंदुआ इस भेड़िए को मारने ही वाला था। केड़ा ने तीर कमान निकाला और हिम्मत करके तेंदुआ पर तीर छोड़ा। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा और तेंदुआ जमीन पर गिरकर मर गया। फिर तुरंत केड़ा ने अल्फा के जख्मों को साफ किया और जड़ी बूटी का लेप लगा दिया। केड़ा अल्फा का हद से ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि सफर में कई बार अल्फा ने उसकी जान बचाई थी। इसलिए केड़ा चाहता था कि अल्फा को अपने साथ घर ले जाए। अब ऐसे ही रात गुजर जाती है और अगली सुबह दोनों ने अपना
सफर दोबारा शुरू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कई घंटे चलने के बाद केड़ा को वह स्मारक नजर आया जो मूवी के शुरू में दिखा था। इसका मतलब था कि दोनों अपनी मंजिल के काफी करीब आगे हैं। केड़ा खुशी से भर गया और आगे बढ़ता रहा, लेकिन चलते चलते अल्फा जमीन पर गिर गया क्योंकि अपने जख्मों की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था। केड़ा समझ गया कि अब अल्फा खुद नहीं चल पाएगा, इसलिए उसने उसे गोद में उठा लिया और आगे बढ़ता रहा। चलते चलते आखिरकार वह दूर अपनी बस्ती देखता है। अपनी बस्ती देखकर केड़ा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत बस्ती में गया और जमीन पर गिर गया। जब उसके माँ बाप ने उसे देखा तो वह खुशी से रोने लगा। केड़ा ने ताओ से कहा कि वह हर हाल में अल्फा को जिंदा बचाए। इतना कहते ही केड़ा बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद केड़ा को होश आया और वह अपने घर में था और अल्फा उसके पास लेटा हुआ था। उसे पता चला कि अल्फा ने कुछ छोटे बच्चों को जन्म दिया है। मतलब अल्फा एक फीमेल भेड़िया है और वह पूरे सफर के दौरान पेट से थी। ये देखकर केड़ा के दिल में अल्फा के लिए मोहब्बत और भी बढ़ गई और उसने अल्फा को गले लगा लिया। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।